हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिवर्ती ब्रेटन चक्र, जूल चक्र या बेल कोलीमन चक्र। ये एक ही चक्र है और ये प्रशीतन चक्र के रूप में कार्य करता है। इसमें हम प्रशीतन प्रभाव को प्राप्त करते हैं। तो इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं अपने: रेफ्रिजरेटर सेक्शन, कंप्रेसर सेक्शन एंड कूलिंग सेक्शन एंड 4 एक्सपेंडर। ये कूलर आपका कंडेंसर सेक्शन है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 4 प्रक्रम होते हैं। 4 प्रक्रम जो होते हैं आपके 2 कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिकली एक्सपेंशन और कंप्रेशन होते हैं। तो हम देखते हैं भाई ये कैसे क्या होता है। जैसा कि नीचे डायग्राम में देख के पता चल रहा है, पीवी डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 एक प्रक्रम, 2 से 3, 3 to 4 और 4 to 1, ये 4 प्रक्रम अपने कार्य इसमें कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 1 से 2 में जो हो रहा है ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाला काम 1 से 2 में आपका कंप्रेसर के अंदर होता है। 2 से 3 में कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन का काम, ठंडा होने का काम हो रहा है। तो ये कूलिंग का काम जो आपका 2 से 3 में कूलर के अंदर हो रहा है। 3 to 4 में हम देख रहे हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो हो रहा है वो आपका एक्सपेंडर में। 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 to 1 फर्दर इसमें आपका कूलिंग हो रही है, रेफ्रिजरेशन। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 to 1 रेफ्रिजरेटर में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी को जब हम टीएस डायग्राम पे देखते हैं तो टीएस डायग्राम पे हम जानते हैं कि 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन अपन को भी पता है कांस्टेंट एंट्रोपिक प्रोसेस में एक सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ। सो 1 से 2 में आपका ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 में कूलिंग, 2 से 3 में कूलिंग हो रही है। तो हम देख रहे हैं 2 से 3 में कूलिंग हो रही है तो हीट का रिजेक्शन बाहर की तरफ हो रहा है, एंट्रोपी डाउन होगी। लेकिन ये जो कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन 2 से 3 में ये आपको मिल जाती है। एंड 3 से 4 फर्दर हम देख रहे हैं 3 से 4 में एक्सपेंशन का काम हो रहा है और एक्सपेंशन का काम वो भी हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिकली हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिकली हो रहा है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। एंड 4 to 1 में फर्दर आपका हीटिंग का काम हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये फर्दर आपकी ये। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, खासकर संपीड़क, कूलर, प्रसारक और रेफ्रिजरेटर। ये 4 प्रक्रम इसमें कम्प्लीटली अपने काम कर रहे होते हैं। अब आगे देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें 4 जो प्रक्रम होते हैं, एक होता है सम एंट्रोपिक संपीड़क प्रक्रम, जैसे कि हमने 1 से 2 में बात की थी। मैं चलो इसका एक बार डायग्राम और बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार डायग्राम और बनाते हैं इसका। हम देखते हैं कि भाई डायग्राम में, चलो यहीं इसके ऊपर ही बनाते हैं। ये अपना टीएस डायग्राम पे बात करते हैं। तो टीएस डायग्राम पे जब हम यहाँ देख रहे हैं, टीएस डायग्राम पर हम देखते हैं कि भाई 1 से 2 में आपका सम एंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिकली कंप्रेशन आपका सीधा स्ट्रेट लाइन 1 से 2। हम जानते हैं प्रशीतन कक्ष में शीतल वायु जो आपके कंप्रेशन का जो काम होता है, हम इसको पीछे इस बार बैक करके फिर इधर देखें तो बैक करके हम देखते हैं कि कंप्रेशन का काम जो 1 से 2 में हो रहा है वो आपका रेफ्रिजरेटर के जस्ट बाद आ रहा है। यानी कि रेफ्रिजरेटर के जस्ट बाद आपके कंप्रेशन का काम हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन का काम जो 1 सेकेंड सॉरी 1 से 2 में जो प्रशीतन कक्ष से वायु इस प्रकार में प्रशीतन कक्ष से वायु शीतलन संपीड़क कक्ष में प्रवेश करती है जहाँ पर स्थिर एंट्रोपी रहती है। जैसा कि हमें पता है कि संपीड़न का जो कार्य होता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिकली होता है, सम एंट्रोपिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें एंट्रोपी फिक्स रहती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इसकी एंट्रोपी शून्य रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। 2 से 3 में आपका संपीड़ित को ठंडा करने का काम होता है और ठंडा करने का काम आपका कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो हम देखते हैं कि 2 से 3 में आकर प्रशीतक गर्म वायु शीतलक में ठंडा कूलर करते हैं, अगर हीट एक्सचेंजर कार्य करता है। ये प्रेशर P2 P3 बराबर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, लेकिन इसका तापमान T2 से कम होकर T3 हो जाता है।
तथा आयतन भी इस प्रकार घट जाता है। इस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिजेक्शन होगा तो Q2 से 3 में Cp T2 माइनस T3। Cp क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन है तो अपन Cp की बात करेंगे, और टेम्परेचर में जितना परिवर्तन हुआ है यानी कि T2 माइनस T3। तो ये अपने पास आराम से अपने पास हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग आ जाएगा, कितना कूलर में हीट बाहर निकलेगा। आगे फर्दर प्रोसेस जो अपना प्रोसेस रहेगा 3 to 4। 3 से 4 में हम जानते हैं कि यहाँ पर अपने प्रसारण का काम होता है, सम एंट्रोपिक प्रसारण। प्रसारण जब भी सम एंट्रोपिक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अपना प्रसारण हो रहा है सम एंट्रोपिक, तो एंट्रोपी फर्दर फिर से कांस्टेंट रहेगी, तो सीधी स्ट्रेट लाइन। तो अपन अभी थोड़ी देर में वापस फर्दर देखते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 3 to 4 में आपको आइसेंट्रोपिक यहाँ पीवी डायग्राम पर, और पीवी डायग्राम किसी पे देखते तो सीधी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ओके, तो 3 to 4 में स्टेट। फर्दर हम 4 to 1 की बात करें तो स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषण यानी कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे आपके प्रक्रम का तापमान T4 से T1 हो जाता है, यानी तापमान में वृद्धि हो रही है और प्रोसेस जो हो रहा है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोसेस हो रहा है तो भाई हम कह सकते हैं कि भैया इसमें हीट एडिशन या रिजेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग जो होगा वो Cp T1 माइनस T4 होगा। इसको हम एक बार डायग्राम फिर से मैं एक बार बना के आपको इसी के ऊपर पीवी डायग्राम बना के TS डायग्राम बना के देखते हैं। TS को कलर चेंज करते हैं, चलो ये कलर ले लिया अपन ने। तो हम बात कर रहे थे TS पर, तो 1 से 2 में आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिकली कंप्रेशन, यानी कि 1 से 2 में कंप्रेशन हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो हमने कहा एंट्रोपी कांस्टेंट रहते हुए 1 से 2 में कंप्रेशन। 2 से 3 में हम देख रहे हैं कि कूलिंग का काम हो रहा है, लेकिन ये काम हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग का काम हो रहा है, लेकिन तापमान में कमी आ रही है। डेफिनेटली तापमान जो 2 पे होगा वो 2 से 3 प्रोसेस में आपका तापमान डेफिनेटली 3 पर जो तापमान होगा 2 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पर आपका हो गया। ये आपकी लाइन जो डिनोट कर रही है वो कांस्टेंट प्रेशर को। 3 से 4 में फर्दर आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिकली होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 कांस्टेंट एंट्रोपी, ये 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिकली आपका एक्सपेंशन हो जाता है। एंड 4 से 1 में फर्दर आपका हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग या हीटिंग प्रोसेस, तो ये आपका फर्दर ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट एडिशन टू द सिस्टम हो रहा है, तो ये आपका 4 to 1 में एंट्रोपी राइज होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर ये प्रोसेस होगा। आगे अपन बात करते हैं कि भाई इस प्रक्रम में इसका COP कैसे रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रक्रम अपन देखते हैं खासकर रेफ्रिजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके प्रशीतन अपन को उसका COP निकालना होता है या चक्र का प्रशीतन निकाय का निष्पादन गुणांक ज्ञात करना होता है। तो हम जानते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, किसी भी रेफ्रिजरेशन निकाय से हम डिजायर्ड में ये चाहते हैं कि उससे प्रशीतन प्रभाव प्राप्त हो, और ये प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपना निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा या प्रशीतन प्रभाव, और डिजायर्ड इनपुट रिक्वायर्ड इनपुट की बात करें निकाय पर किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कि प्रतिचक्र के दौरान वायु द्वारा अवशोषित ऊष्मा Cp T1 माइनस T4। एंड प्रतिचक्र किलोग्राम में किया गया कार्य निष्कासित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में जब अपन बात करें तो हो जाएगा Cp T2 माइनस T3 निष्कासित ऊष्मा और Cp T1 माइनस T2 अवशोषित ऊष्मा। तो हम क्या देख सकते हैं कि इस डायग्राम को अगर फर्दर अपन TS डायग्राम पे देखते हैं, TS डायग्राम पर इसको देखते हैं एक बार। TS डायग्राम पर मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ। तो हमने कहा ये आपका 1 से 2 में, 2 से 3, 3 to 4 और 4 to 1।
ये प्रक्रम सारे के सारे रहते हैं। डायग्राम की हम बात करें, टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम पर यहाँ पर ये प्रोसेस 1 2 3 4, तो 4 से 1 में आपका हीट एडिशन Q41। यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कोई बात नहीं। 2 से 3 में हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग Q23। तो हम वही कह रहे थे कि भैया Q23 रिजेक्शन इनटू एग्रेशन, ये आपको किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा। निष्पादन गुणांक, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट Q41 एंड रिक्वायर्ड इनपुट Q23 माइनस Q41। तो हमें Q41 की वैल्यू पता है CP T1 माइनस T4, CP T2 माइनस T3 एंड CP T1 माइनस T4। हम देख पा रहे हैं कि इसमें पूरे के पूरे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में CP का वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए CP को कॉमन लिया और हर जगह से CP को काट दिया। तो यहाँ अपना ऊपर बच जाएगा T1 माइनस T4, नीचे ये T2 माइनस T3 एंड T1 माइनस T4 माइनस के ब्रैकेट में। ऊपर अपन ने T4 कॉमन ले लिया तो T1 बटे T4 माइनस 1 बच गया। नीचे यहाँ इस वाले में से T3 कॉमन लिया तो T3 T2 बटे T3 एंड यहाँ से T4 लिया, T4 कॉमन लेके T1 बटे T4। फर्दर सिंप्लीफाइड करने के लिए हम देखते हैं T2 T3 में क्या रिलेशन हो सकता है वो देख। वी नो दैट इन प्रोसेस, फर्दर एक बार वापस से हम टीएस डायग्राम पर ही एक बार मैं फर्दर इसका वन टू थ्री फोर वन से टू प्रोसेस जो हम देख रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है और 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, सम एंट्रोपिक प्रोसेस है। तो हम जानते हैं कि T1 बटे T2 बटे T1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि T2 बटे T1 इक्वल टू P2 बटे P1 की पावर गामा माइनस 1 बटे गामा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से रहता है। सेम चीज़ 3 to 4 में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए P3 बटे P4 पावर गामा माइनस बटे गामा। तो हम देखते हैं कि ये 2 से 3 वाला कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि P2 इक्वल टू P3 एंड P1 इक्वल टू P4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P2 बटे P1 इक्वल टू P3 बटे P4 होगा। क्यों? क्योंकि P2 की जगह हम अगर यहाँ पर P3 की जगह P2 रख दें और P4 की जगह P1 रख दें, तो हम कह सकते हैं कि भैया P2 बटे P1 इक्वल टू P3 बटे P4 होगा। सेम चीज़ ये बराबर है तो इसकी पावर गामा कुछ भी रख दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि T2 बटे T1 इक्वल टू T3 बटे T4 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। T2 बटे T3 इसको क्रॉस इधर लेके आ गए और 1 को इधर ले गए, तो हम कह सकते हैं कि T2 बटे T3 इक्वल टू T1 बटे T4। फर्दर वही हम T2 बटे T3 की जगह T1 बटे T4 रख दें, तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ से अपन आराम से देख सकते हैं कि भाई ये आराम से देख सकते हैं कि T2 बटे T3 इक्वल टू T1 बटे T4 है। तो प्रीवियसली जो अपना फॉर्मूला था उसमें अपन T2 बटे T3 की जगह T1 बटे T4 अपना वैसा का वैसा ही, ये T3 या T2 बटे T3 था, हमने देखा भी T1 बटे T4 के बराबर है तो ये भी रख दिया एंड ये ऐसा कैसा है। तो हम देखते हैं T1 बटे T4 माइनस 1 सब में कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये सब में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ T4 बच जाएगा या T3 और माइनस T3। तो हम देखते हैं ये बच गया अपने पास, T4 का भाग दे दिया, T3 बटे T4 आ गया -1, यह -1 आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं T1 बटे T3 बटे T4 -1। थोड़ी देर वापस चलते हैं एक बार लौट के, जहाँ अपन ने देखा था T3 बटे T4 इक्वल टू अपना T3 बटे T4 अपना P3 बटे
P4 है। इसे अपन प्रेशर रेशियो R भी कहते हैं। अब प्रेशर रेशियो R बैठती है, इसकी टर्म में रखने पर अपन देखेंगे कि अपन को क्या मिलता है। हम देखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इसकी टर्म में रखने पर हमने कहा T3/T4 को हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से जैसा हमें पता है T3/T4 हमने थोड़ी देर पहले P2/T1 की 4 पावर गामा -1/गामा-1, लेकिन इसे क्या कहते हैं, प्रेशर रेशियो, प्रसारण का प्रसारणानुपात। तो इसकी जगह P2/P1 को RP गामा-1, तो हम कह सकते हैं कि सोल्व करने के बाद CP = 1/RPP की पावर गामा-1/गामा-1। तो ये हमारा COP आ जाता है अपने प्रसार निकाय के लिए। ये ब्रेटन साइकिल यहाँ अपना ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगली बार हम दूसरे